अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम लोग केस कंट्रोल स्टडी डिज़ाइन पढ़ रहे हैं। आप लोगों ने पहले क्रॉस सेक्शनल स्टडी डिज़ाइन पढ़ा था। आज हम इसका ऑब्जर्वेशनल का सेकंड जो स्टडी डिज़ाइन है, केस कंट्रोल स्टडी डिज़ाइन, उसको कवर कर लेते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने याद रखनी है ना, वो ये है कि हम बेसिकली स्टडी डिज़ाइंस को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक आपके ऑब्जर्वेशनल थे और एक आपके एक्सपेरिमेंटल थे, ठीक है। ऑब्जर्वेशनल स्टडी डिज़ाइन जो है ना, उनका मतलब ये है कि उसके अंदर ऑब्जर्व कर रहे हो और आप कोई इंटरवेंशन खुद से नहीं दे रहे। और एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस वो हैं जिनके अंदर रिसर्चर खुद कोई इंटरवेंशन देता है और फिर उसके इफेक्ट्स चेक करता है। सही। तो केस कंट्रोल स्टडी डिज़ाइन ऑब्जर्वेशनल स्टडी डिज़ाइन की एक पार्ट है और हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम 3 ऑब्जर्वेशनल डिज़ाइंस को स्टडी करेंगे। तीनों के नाम सी से ही स्टार्ट होते हैं, क्रॉस सेक्शनल, केस कंट्रोल और कोहॉर्ट। तो इंशाल्लाह कोहॉर्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्रॉस सेक्शनल हम लोगों ने कवर कर लिया। अब ये देखिए कि हम लोग आज के लेक्चर में ना एक तो ये करेंगे कि केस कंट्रोल का मतलब क्या होता है और इसकी एनालिसिस कैसे रन किया जा सकता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि क्रॉस सेक्शनल और केस कंट्रोल का आपस में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। केस कंट्रोल का और क्रॉस सेक्शनल का डिफरेंस क्या है, सिमिलैरिटीज किस पॉइंट पे हैं और क्यों इसको हायरार्की में एक डिफरेंट कैटेगरी में हम डालते हैं। हायरार्की ऑफ एविडेंस क्या था जो आप लोगों ने पीछे कलरफुल सा पढ़ा था ना पिछले लेक्चर में, उसमें आपने डिवीजन की हुई थी कि कौन सी स्टडी डिज़ाइन ज़्यादा अच्छी होती है, कौन सी उससे कम अच्छी होती है। ऑब्जर्वेशनल स्टडी डिज़ाइन में से हम लोगों ने ये कहा था कि क्रॉस सेक्शनल सबसे नीचे आती है और उससे ऊपर केस कंट्रोल आती है, मीनिंग के केस कंट्रोल is a better study design, is considered as a better study design as compared to cross sectional, better in the sense of the results that you can get from that ना। आपके केस कंट्रोल जरूरी नहीं है कि हर जगह पे feasible हो, कुछ जगह पे क्रॉस सेक्शनल ज्यादा feasible भी हो सकती है। उस केस में हम फिर मिक्स एंड मैच कर लेते हैं चीज़ों को कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। आपकी प्रायोरिटी अगर वैलिड रिजल्ट्स हैं तो ऑब्वियसली केस कंट्रोल को हम प्रेफर करेंगे, या आपके पास अगर दोनों चीज़ों की एविडेंस प्रेजेंट है, एक आपके पास सेम वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स हैं, उनकी क्रॉस सेक्शनल स्टडी डिज़ाइन से भी हुई हुई है एक रिसर्च और एक केस कंट्रोल से, हम ज़्यादा ऑथेंटिक केस कंट्रोल वाले को रखेंगे। लेकिन जो ये चीज़ होती है कि फिजिबिलिटी, वो सर्वे की ऑब्वियसली केस कंट्रोल की निस्बत ज़्यादा होगी। उसकी वजह क्या है वो अब हम डिस्कस करेंगे। केस कंट्रोल स्टडी डिज़ाइन होता क्या है और इसको कैसे लेके चल रहे होते हैं, इसके अंदर क्या क्या प्रोटोकॉल्स हैं, तो उसकी बेसिस पे हम फिर देख लेते हैं कि इसकी फिजिबिलिटी कहाँ पे हम कर सकते हैं, इसको कहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। ठीक है जी। सबसे पहली बात ये हम लोगों ने डिस्कस की कि ये ऑब्जर्वेशनल स्टडी डिज़ाइन है, यानी कि इसके अंदर कोई इंटरवेंशन नहीं दी जाती। रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी है। रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी का मतलब होता है कि अच्छा, रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी जो होती है उसका क्या मतलब होता है कि रिट्रोस्पेक्टिव डिज़ाइन पास्ट में जा रहा है, एज इन के करंटली आपके पास कॉज और इफेक्ट दोनों चीज़ें हो चुकी हुई हैं और आप लोगों ने उनका डेटा जो है ना बाद में कलेक्ट किया जबकि वो हो चुकी हैं ऑलरेडी। ठीक है, इसको रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी बोलते हैं। ये बैकवर्ड्स प्रोसीड करती है। इसका मीनिंग ये है कि इफेक्ट से कॉज की तरफ हम जा रहे हैं। इसका मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि इसका मतलब क्या है। केस कंट्रोल स्टडी में ना 2 ग्रुप्स हम लेते हैं। एक केसेस होते हैं, केसेस मींस कि वो डिजीज पॉजिटिव है और कंट्रोल मींस कि वो डिजीज नेगेटिव है। ठीक है, केस जो है उन लोगों को लेंगे जो जो हमारा आउटकम जिनमें डेवलप्ड है, और कंट्रोल वो लोग हैं जिनके अंदर आउटकम डेवलप नहीं है। इन दोनों ग्रुप्स को सैंपल करने के बाद हम उनसे ये पूछेंगे कि एक्सपोजर आप में पॉजिटिव था या नहीं था, और वो भी पुरानी बात हम पूछेंगे। इससे क्या जाहिर हुआ कि हमारे जो आउटकम्स है ना, यानी कि केस होना या कंट्रोल होना, वो करंटली हो रहा है। और जो हम उनसे पूछ रहे हैं कि क्या आपके बैकग्राउंड में ये चीज़, आप इस चीज़ से एक्सपोज थे या नहीं थे, वो हमने पीछे उनसे पूछी।
हम जा रहे हैं आउटकम से कॉज की तरफ या डिटर्मिनेंट या रिस्क फैक्टर की तरफ या एक्सपोजर की तरफ, ठीक है। इसकी डायरेक्शन इस सेंस में बैकवर्ड्स है। हम आमतौर पे तो यही कहते हो ना कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल पहले आना चाहिए और डिपेंडेंट वेरिएबल बाद में आना चाहिए। ये टेम्पोरल रिलेशनशिप केस कंट्रोल में हम डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं और इनका डेटा हम ऑपोजिट वे में कलेक्ट कर रहे हैं। हम लोग आउटकम की बेस पे लोगों को डिवाइड किया हुआ है और हम देख रहे हैं कि उनके अंदर एक्सपोजर कितने लोगों में था और कितने लोगों में नहीं था। अब ये देखिए कि दो पॉपुलेशन ग्रुप्स हम लोगों ने लिए हैं। पॉपुलेशन ग्रुप्स का मतलब होता है कि ओवरऑल हमारे पास एक पॉपुलेशन है, जैसे हम डायबिटिक्स ले लें तो डायबिटिक्स की पॉपुलेशन है और कंट्रोल्स में नॉन डायबिटिक्स की पॉपुलेशन है। उनमें से हमने सैंपल डिराइव करना है। एक सैंपल जो है हम पूरी पॉपुलेशन से तो नहीं डेटा ले सकते ना, तो हम कहते हैं कि कम लोगों से हम डेटा ले लें लेकिन वो लोग सारे पॉपुलेशन के रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए। केसेस में हम लोग वो लोग ले लेंगे जो डायबिटिक हैं और कंट्रोल में वो लोग ले लेंगे जो नॉन डायबिटिक हैं। दोनों पॉपुलेशंस का डेटा कलेक्ट हो जाएगा और फिर उसके बाद हम लोग उनसे जो है ना एक्सपोजर के बारे में पूछेंगे। अब यूनिट इज इंडिविजुअल रादर देन ग्रुप का मतलब है कि आपके पास एक एक इंडिविजुअल होता है। एज इन केस कंट्रोल स्टडी में केसेस और कंट्रोल्स दो ग्रुप्स हैं, ठीक है। और आप उनमें से हर एक का डेटा जो है ना एवरेज निकाल रहे हो कि फॉर एग्जांपल इस पर्सन की एवरेज कोलेस्ट्रॉल इनटेक, इस ग्रुप की एवरेज कोलेस्ट्रॉल इनटेक क्या है केसेस में से और एवरेज कोलेस्ट्रॉल इनटेक क्या है कंट्रोल्स में से, ठीक है। तो हम उन इंडिविजुअल्स का डेटा आपस में कंपेयर कर रहे हैं, इस सेंस में ये लिखा हुआ। वैसे ये वाली लाइन आप लोग इसमें से रिमूव भी कर सकते हो, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने बहरहाल ये याद रखना है कि केसेस एंड कंट्रोल्स दो पॉपुलेशन है जिनमें से सैंपल लिया जाता है और इनको दो अलग अलग पॉपुलेशन की स्पेस पे कहते हैं। एक में डिजीज या आउटकम डेवलप्ड है और एक में डिजीज या आउटकम डेवलप्ड नहीं है, और ये मेन डिफरेंस है इन दोनों का। हम लोग केस कंट्रोल स्टडी डिजाइन, देखो अब ये केसेस आ गए और ये कंट्रोल्स हो गए, हम लोगों ने ग्रुप्स ले लिए। अब हमने उनसे पूछा कि आप एक्सपोज थे या नहीं थे। अगर हम डायबिटीज के लोगों को कंपेयर करना चाह रहे हैं कि डायबिटीज जो है ना वो आपके किसी भी एक खास इंग्रेडिएंट को खाने से उसका क्या रिलेशनशिप है। लाइक हम लोग ले लेते हैं मोरिंगा पाउडर ले लेते हैं, ठीक है। मोरिंगा पाउडर खाने वाले लोग एक्सपोज्ड होंगे और ना खाने वाले लोग अनएक्सपोज्ड होंगे, खाने वाले लोग एक्सपोज्ड होंगे और ना खाने वाले लोग अनएक्सपोज्ड होंगे, केसेस में से भी और कंट्रोल्स में से भी। हमने ये डेलिबरेटली केसेस और कंट्रोल्स में डिवाइड किए हैं लोग। हम लोगों ने किसी क्राइटेरिया की बेस पे देखा कि ये केस में आना चाहिए और ये कंट्रोल में आना चाहिए, और फिर हम लोगों ने उनको दो हिस्सों में डिवाइड किया बाद में, और बेस्ड अपॉन कि उन्होंने हमें क्या डेटा दिया। आपकी टाइमलाइन ऐसे फॉरवर्ड को चल रही है, यानी कि ये आपका, आप यहाँ पे हैं, आप यहाँ पे प्रेजेंट में हैं और ये केसेस एंड कंट्रोल्स में आपने लोगों को डिवाइड अभी किया है, लेकिन ये डिजीज या आउटकम जो था ना वो ऑलरेडी डेवलप्ड था, ये आपके सामने डेवलप नहीं हुआ। और फिर उसके बाद आपने इनके रिट्रोस्पेक्टिव वे में जाके इनसे पूछा कि आप एक्सपोज थे या नहीं थे, आप मोरिंगा पाउडर खाते हैं या नहीं खाते। और ये जो सर्कल्स बड़ा दिखाए हुए हैं और छोटे दिखाए हुए हैं ना, इसका मतलब ये है, जो बड़े सर्कल्स हैं इसका मतलब है कि एक्सपोज लोग ज्यादा हैं और ये वाला जो है ना ये शो कर रहा है अनएक्सपोज लोग ज्यादा हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हमारा हाइपोथेसिस कि ये डिजीज इस आउटकम से ये डिजीज इस एक्सपोजर से रिलेटेड है, तो हम ये कहते हैं कि ये जो है ना आपका हाइपोथेसिस इस सेंस में एक्सेप्ट होगा जब आपके केसेस में एक्सपोज लोग ज्यादा हों, मतलब तभी हम कहेंगे ना कि ये एक्सपोजर इस डिजीज से लिंक्ड है, और कंट्रोल्स में अनएक्सपोज लोग ज्यादा हों, यानी कि हम ये कहें कि ये अगर एक्सपोजर नहीं ना होता तो फिर डिजीज नहीं होती। तो ये हमारे हाइपोथेसिस को सेटिस्फाई करती है चीज जो इसके सर्कल्स की जो है ना उससे दिखाई हुई। फिर उसके बाद आप आ जाओ कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जो केस कंट्रोल स्टडी डिजाइन में यूज होती हैं। सबसे पहला है कि हम लोग प्रोसेस वाइज देखते हैं कि केस कंट्रोल को सिलेक्ट कैसे किया जाता है इन ग्रुप्स को, फिर उसके बाद उनको मैच कैसे करते हैं, फिर उसके बाद हम एक्सपोजर को कैसे मेजर करते हैं। केसेस एंड कंट्रोल्स को हमने आउटकम की बेस पे डिवाइड किया, फिर हमने एक्सपोजर मेजर करना है एक्चुअली। अभी मैं आपको बताती हूँ तो ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगी। फिर उसके बाद एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन की दो चीज़ें करेंगे हम, और फिर इसकी लिमिटेशंस वगैरह आ जाएंगी।
सबसे पहले हम देखते हैं कि केसेस एंड कंट्रोल्स कैसे आ रहे हैं। केसेस कैसे आएंगे? केस के लिए ना ज़रूरी है कि हम डिफाइन करें कि केस बोल किसको रहे हैं। अब डायबिटिक बंदे को हम केस बोल रहे हैं, तो क्या हम वो डायबिटीज़ HbA1c के थ्रू डायग्नोसिस कर रहे हैं उसका, या सेल्फ रिपोर्टेड डेटा है कि उस पर्सन ने बोल दिया कि मैं डायबिटिक हूँ तो हम कर रहे हैं। डायबिटीज़ की दवाइयाँ खाने वाले लोगों को कर रहे हैं, और ये भी बताना है कि वो कितने अरसे से डायबिटिक है तो वो हमारे स्टडी के लिए एलिजिबल है। केसेस को हमें पहले से डिफाइन करना पड़ेगा कि ये एग्जैक्टली किस तरह का बंदा केस ग्रुप में आएगा और एग्जैक्टली किस तरह का बंदा हमारे कंट्रोल ग्रुप में आएगा। इसके अंदर डेफिनेशन ऑफ द आउटकम, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ पॉजिटिव आउटकम, वो हमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेटली और ऑब्जेक्टिव वे में पहले से डिफाइन करनी पड़ेगी। केसेस और कंट्रोल्स जो हैं, इनमें बेसिक डिफरेंस ही ये है कि एक में वो डिजीज़ है और एक में नहीं है। अगर आपने एनेमिक लोगों को लेना है केसेस में और नॉन एनेमिक या ठीक लोगों को लेना है कंट्रोल ग्रुप में, तो एनीमिया का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है? क्या आप क्लिनिकल बेसिस पे देख रहे हो? क्या आप KIBC के थ्रू देख रहे हो, टोटल फेरेटिन के थ्रू देख रहे हो, सीरम आयरन के थ्रू देख रहे हो, फेरेटिन के थ्रू सॉरी, और या आप उसकी डाइटरी इंटेक के थ्रू देख रहे हो कि उसके कितने मिलीग्राम्स ऑफ आयरन वो बंदा खा रहा है, तो उससे आप डायग्नोसिस कर रहे हो। क्या पैरामीटर है जिसके थ्रू आप डायग्नोसिस कर रहे हो और उसकी कट ऑफ वैल्यू क्या है? क्या हम 18 मिलीग्राम से जो लड़कियां कम खा रही हैं, अपने RDA से कम खा रही हैं आयरन, उनको हम डेफिशिएंट कंसिडर कर रहे हैं, या हम उन लोगों को डेफिशिएंट कंसिडर कर रहे हैं जिनका HB लेवल 9 से कम है? क्या कट ऑफ वैल्यू एग्जैक्टली हमें पता होना चाहिए ताकि हम 8.9 HB वाले बंदे को कंट्रोल ग्रुप में डालें या केस ग्रुप में डालें, ये हमें बहुत एक्यूरेटली पता हो। और ये मेन चीज़ होती है। अदरवाइज इफ़ यू आर अनेबल टू करेक्टली सिलेक्ट द पीपल, और आप केसेस में और कंट्रोल्स में इतना ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे हो, और आपको एग्जैक्टली नहीं पता कि कौन लोगों को केसेस में डालना चाहिए, किन लोगों को और किन लोगों को कंट्रोल्स में डालना चाहिए, तो ये आपकी सिलेक्शन बायस इंट्रोड्यूस कर देगा। आप जो है ना, गलत लोगों को केसेस में, जो कंट्रोल में होना चाहिए था उसको केस में डाल दिया, और जो केस में होना चाहिए था उसको कंट्रोल में डाल दिया। इसकी वजह से बायस इंट्रोड्यूस होगी अल्टीमेटली। आप इवन अगर उस तरह के स्टडी से आप कोई आउटकम निकाल भी लो, तो चूंकि इस केसेस वाले ग्रुप के अंदर कंट्रोल ग्रुप वाले भी लोग थे जो ओरिजिनली उससे बिलोंग करते थे, तो इवन इफ इसके अंदर और इसके दरमियान में रिलेशनशिप आ भी गया, लेकिन आप फिर भी श्योर नहीं होगे। क्योंकि कुछ लोग जो कंट्रोल में होना चाहिए थे उनके अंदर तो वो डिजीज नहीं है, तो उन लोगों को भी आपने इसमें डाला हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सपोज होते हैं उनके अंदर डिजीज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, तो फिर कंफ्यूजन तो कोई भी नहीं ना निकलेगा इस तरह की स्टडी का। अब देखो आगे के केसेस को हम एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बेसिस पे, जो कि बहुत ऑब्जेक्टिवली पहले से डिफाइंड होता है आपके प्रोटोकॉल में कि इस बेसिस पे हम डायग्नोज करेंगे, आप करते हो सिलेक्ट। फिर उसके बाद आप कहाँ से लेते हो उनको? हॉस्पिटल से भी ले सकते हैं, जनरल पब्लिक से भी ले सकते हैं। और जनरल पब्लिक से लेने का मतलब ये है कि केसेस जो है ना, वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ डिजीज केसेस ही हो। आपका आउटकम नॉन डिजीज बेस्ड भी हो सकता है। इसके अंदर हम ये देख सकते हैं कि हम लोगों ने जैसे शायद पहले भी बात की हुई है कि आपके प्रैक्टिसेस जो हैं वो आउटकम हो सकता है, और आपका नॉलेज या एटीट्यूड जो है वो प्रिडिक्टर वेरिएबल या आपके एक्सपोजर वेरिएबल्स हो सकते हैं। आप एडवर्टीजमेंट्स कितनी देखते हो और कितना आप जंक फूड कंज्यूम कर रहे हो। सो द कंजम्पशन पैटर्न इज द आउटकम। ज़रूरी नहीं होता कि आप आउटकम जो है ना वो किसी डिजीज पॉजिटिव केस को ही कहो। आउटकम पॉजिटिव का मतलब होता है कि एक पर्सन का, हम लोगों ने अगर कहा है कि गुड कंजम्पशन पैटर्न है या बाइंग प्रैक्टिसेस अच्छी हैं, तो वो अच्छी का क्राइटेरिया हम डिफाइन कर लेंगे, और फिर लोगों को जिन लोगों की अच्छी प्रैक्टिसेस हैं उनको आउटकम पॉजिटिव की कैटेगरी के अंदर हम डालेंगे। ठीक है। फिर कंट्रोल ग्रुप की डेफिनेशन आती है कि हमने उनको कैसे करना है। कंट्रोल ग्रुप और केस ग्रुप में बेसिकली एक डिफरेंस होना चाहिए, और वो ये कि उनके अंदर डिजीज नहीं होनी चाहिए, डिजीज या आउटकम नहीं होना चाहिए। अदर देन द आउटकम, एवरी अदर थिंग शुड बी मैचिंग एज मच एज पॉसिबल। यानी कि केसेस और कंट्रोल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से मैच्ड होने चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, अगर हम इतना ज़्यादा नियर मैचिंग नहीं ना करेंगे उनकी दोनों की, तो मसला ये हो सकता है कि
ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ उस एक्सपोजर की वजह से ही उस डिजीज़ के अंदर पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी आ रही है, मतलब वो पॉजिटिव आ रही है डिजीज़ और नेगेटिव आ रही है, बल्कि और भी कोई और फैक्टर्स फिर हो सकते हैं। अगर हमारे पास उनकी एज मैच नहीं है, अगर हमारी जेंडर मैच नहीं है, अगर हमारी और फैक्टर्स जो कंफाउंडर्स हो सकते हैं वो मैच्ड नहीं है ना, तो केसेस और कंट्रोल्स आपस में हम लिंक नहीं कर पाएंगे एक्सपोजर की बेस पे। ठीक है, कंट्रोल्स जो हैं वो कहाँ से लिया जा सकते हैं? आमतौर पे हम हॉस्पिटल से ले सकते हैं, हम इनको भी जनरल पब्लिक से ले सकते हैं, और इंश्योर करना चाहिए कि ये लोग वो ना हों जो जिनके अंदर कोई कंफाउंडिंग हो सकती है। लाइक हम लोगों ने बर्सोनियन चॉइस किया था, उसके अंदर ये था कि ऐसे लोगों को लेना कंट्रोल ग्रुप के अंदर जो किसी और वजह से हॉस्पिटल में आए हुए हैं। हॉस्पिटल के एक वार्ड से आपने लिया कि जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज के पेशेंट्स हैं उनको हमने केसेस लेना है। कंट्रोल ग्रुप आप ले रहे हो किडनी डिजीज के पेशेंट्स को, तो उनके अंदर तो कोई और अंडरलाइंग फैक्टर्स भी हो सकते हैं जिसकी वजह से उनको सिमिलर रिस्क्स हों टुवर्ड्स द सीवीडी, ऑल्दो उनको अभी डेवलप नहीं है, लेकिन उनके बैकग्राउंड फैक्टर्स सिमिलर हो सकते हैं उसके साथ। तो हम लोगों ने डेलिबरेटली तो ये नहीं किया कि जो केसेस और कंट्रोल्स हैं, हम लोगों ने, वैसे तो देखने में यही लग रहा है कि केसेस और कंट्रोल्स एक दूसरे से डिफरेंट हैं ऑन द बेसिस ऑफ द डिजीज, बट बाकी जो फैक्टर्स हैं, अंडरलाइंग फैक्टर्स हैं, वो बहुत सिमिलर है उन दोनों के। तो हमने उनको जब दो कंट्रोल और केस ग्रुप के अंदर डिवाइड कर दिया, तो हम लोगों ने बैकग्राउंड भी उनका देखना है। ये ना हो कि किसी और वजह से उनकी उस चीज़ के अंदर बायस इंट्रोड्यूस हो जाए कि आपका जो आउटकम वेरिएबल है और एक्सपोजर वेरिएबल है ना, वो एक दूसरे से रिलेट ना कर रहा हो उस वजह से। आपके जो कंट्रोल्स है ना, उनके नंबर कितना होना चाहिए? उनका नंबर जो है ना वो ज़्यादा होता है आमतौर पे, 1 on 1 भी हो सकता है। अगर आपके पास केसेस काफ़ी तादाद में हैं तो 50 केसेस ले लिया, 50 कंट्रोल्स ले लिए। और जो वैसे रेयर डिजीज होते हैं जिनके केसेस कम हमें मिलते हैं, क्योंकि स्टेटिस्टिकल प्रोसीजर्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर ना कम से कम एक मिनिमम सैंपल साइज होता है जिसके ऊपर ही वो टेस्ट अप्लाई होते हैं। और हम अपनी स्टडी की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए एक केस के अगेंस्ट अगर रेयर डिजीज है तो हम डबल द नंबर ऑफ कंट्रोल्स ले सकते हैं, या ट्रिपल द नंबर और 4 टाइम्स भी ले सकते हैं। तो 1:2, 1:3, 1:4 की फॉर्म में हम लोग केसेस कम और कंट्रोल ज़्यादा ले सकते हैं। अब मैचिंग का एक टर्म है, मैचिंग का मतलब होता है, ये स्पेसिफिकली केस कंट्रोल स्टडी की ही टर्म है। मैचिंग का मतलब होता है कि अदर देन द डिजीज एवरी अदर फैक्टर शुड बी मैच्ड बिटवीन द कंट्रोल एंड द केस ग्रुप। अब मैचिंग दो तरह से की जा सकती है, एक आपकी ग्रुप मैचिंग होती है और एक आपकी पेयरिंग या इंडिविजुअल मैचिंग होती है। ग्रुप मैचिंग का मतलब है कि आपने केस ग्रुप ले लिया 50 लोगों का, आपने उनकी एवरेज एज, एवरेज चीज़ें निकाल ली हैं, और आप अपने जो कंट्रोल ग्रुप ले रहे हो ना उसकी एवरेज उस केस ग्रुप के साथ मैच कर रहे हो। ठीक है, होल ग्रुप एक क्लस्टर आपने लिया हुआ है, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स का एक और क्लस्टर आपने ले लिया, वो कंट्रोल ग्रुप में आ जाएगा। जो पेयरिंग होती है ना, उसका मतलब होता है कि आपने ये केस लिया और उसके अगेंस्ट सिमिलर कंट्रोल लिया, बिल्कुल सिमिलर, एक एक 1 on 1 पर्सन की आपस में जो है ना मैचिंग होती है। और कई स्टडीज ऐसी हैं, केस कंट्रोल स्टडीज जो ट्विंस के ऊपर की जाती हैं कि उनके बैकग्राउंड सिमिलर होते हैं। इसी तरह कंट्रोल्स जो हैं, आपके अटेंडीज जो आते हैं साथ, विजिटर्स एज इन हॉस्पिटल में, अगर एक बंदा एडमिटेड है खुदा न खास्ता, तो उसके जो रिलेटिव साथ आ रहे हैं, जो अटेंडीज आ रहे हैं, उनसे डेटा ले लिया जाए एज अ कंट्रोल के। उनको वो डिजीज तो नहीं है, लेकिन उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, सारे जो फैक्टर्स हैं, लाइफस्टाइल फैक्टर्स, मोस्ट ऑफ द टाइम वो सिमिलर होते हैं, तो हम उनको एज अ कंट्रोल ले सकते हैं। तो 1 on 1 मैचिंग भी की जाती है और इसको हम पेयरिंग कहते हैं। और ग्रुप मैचिंग का मतलब है कि होल ग्रुप आपने सिलेक्ट कर लिया है और सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स का एक पूरा ग्रुप आपने जनरेट करना है इन द फॉर्म ऑफ कंट्रोल। ये मैचिंग जो है, ये हर कंफाउंडर वेरिएबल जो हम जानते हैं जो अफेक्ट कर सकता है हमारी स्टडी को, उसके बारे में किया जाता है। ओवर मैचिंग की एक बाइस हम लोगों ने पढ़ी थी, हम लोग ओवर मैचिंग नहीं करते। उसका मतलब यह है कि हम ऐसे फैक्टर्स को जो कंफाउंड तो कर सकते हैं आपकी स्टडी को, लेकिन अगर हम उनको मैच कर दें तो हमारे पास उनका डेटा सेट ही नहीं मिलेगा। अगर आप ये देखो कि आपने कंट्रोल में वो लोग लिए ही नहीं जिनके अंदर वो वाला फैक्टर आप आ रहा था थोड़ा सा भी, उनको हमने एक्सक्लूड आउट कर दिया और बिल्कुल हमने जो है ना
बैकग्राउंड बिल्कुल सिमिलर है और सिर्फ डिजीज का एक फ़र्क है, ऑल तो ये पॉसिबल नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर ये हो आइडियल सिचुएशन, तो इस केस में ना हम सिर्फ उस डिजीज और उस एक्सपोजर का आपस में लिंक ही देख सकते हैं, उसके उसके जो मीडिएटिंग फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो पीछे बैकग्राउंड में है, या इसके अलावा कोई और फैक्टर्स लाइक हम मल्टीवेरिएट एनालिसिस नहीं इस पे अप्लाई कर सकेंगे। मल्टीवेरिएट एनालिसिस का मतलब होता है कि हमने मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स को स्टडी किया और उनमें से अगर हम पहले वाले जो एक्चुअल एक्सपोजर था हमारा उसको हम अकेला रखें तो कितना इफेक्ट आता है आउटकम पे, और उसके साथ एक और सिम्बायोसिस करें या सिनर्जिज्म एक और फैक्टर ऐड अप करें तो उसका क्या रिस्क बढ़ जाता है या नहीं। इस तरह का एनालिसिस जो है ना वो हम फर्दर एनालिसिस में लेके जाते हैं ना, तो और वो मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ कंफाउंडर्स ही होते हैं जिनको हम एडअप करके देखते हैं कि क्या डिजीज आउटकम के ऊपर दोनों का मिला के डबल इफेक्ट होता है या नहीं होता। सही है, तो हम उसी के हिसाब से फिर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा वेरिएबल सबसे ज़्यादा आउटकम को डिफाइन करता है। जो सबसे ज़्यादा डिफाइन करेगा उसी के ऊपर सबसे पहले इंटरवेंशन होनी चाहिए, वो रिस्क फैक्टर सबसे ज़्यादा खतरनाक है ना। इस तरह की सारी चीज़ें ओवर मैचिंग के अंदर हम स्टडी नहीं कर सकते, सो ओवर मैचिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन ऐसे कंफाउंडिंग वेरिएबल्स जो हमारे हैम्पर कर सकते हैं ना एक्सपोजर और आउटकम के रिलेशनशिप को, कि वो सही नहीं हमें पता चलेगा, उनको ज़रूर मैच कर लेना चाहिए, और ये आमतौर पे सोशियो डेमोग्राफिक वेरिएबल्स ही होते हैं। फिर इसके अलावा जो थर्ड स्टेप आता है, हम लोगों ने सैंपल सिलेक्शन कर ली और केस कंट्रोल ग्रुप 2 ग्रुप्स बना लिए। अब इनका हमने कौन सा डेटा कलेक्ट करना था, ये आउटकम का तो हमारे पास आ गया ना डेटा। अब हम लोगों ने इनका एक्सपोजर का डेटा कलेक्ट करना है और वो भी रिट्रोस्पेक्टिव मेथड से करना है। सो अगर हमारा एक्सपोजर वेरिएबल हम लोगों ने सोचा हुआ था कोई डाइट से रिलेटेड है तो हम डाइटरी असेसमेंट मेथड्स में से कोई रिट्रोस्पेक्टिव मेथड यूज कर लेंगे। अगर हमारे पास हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स हैं, कोई क्वेश्चनएयर है, लोगों का इंटरव्यू करना चाहते हैं, जो भी। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि केसेस के ग्रुप और कंट्रोल के ग्रुप दोनों का एक्सपोजर की मेजरमेंट सेम होनी चाहिए, सेम क्वेश्चनएयर सिमिलर वे से दोनों के अंदर जो है ना डेटा कलेक्ट करने के लिए यूज़ होना चाहिए। इसमें कोई भी इंटरव्यूअर्स बायस नहीं आनी चाहिए, ना हो कि जो केस ग्रुप है उसके अंदर वो इंटरव्यू बहुत ज़्यादा प्रोब कर रहा हो और जो कंट्रोल ग्रुप है उसको एम कर रहा हो, क्योंकि ये तो है ही कंट्रोल ग्रुप, इनके अंदर ना ही है एक्सपोजर तो अच्छी बात है, मेरी स्टडी ज़रा अच्छी हो जाएगी। नहीं, इंटरव्यूअर बायस से बचने के लिए ज़रूरी है कि उस बंदे को जो इंटरव्यूअर है ना उसके जहन में ये ना हो कि ये कंट्रोल ग्रुप में से है या केस ग्रुप में से, वो सबको इक्वली सबसे इक्वली ही एक्सपोजर का डेटा कलेक्ट करे, तभी हम कह सकते हैं कि वाकई जो डेटा सेट आया है अगर उसके अंदर जो केस ग्रुप है उसके अंदर एक्सपोज लोग ज़्यादा हैं और कंट्रोल ग्रुप है उसके अंदर एक्सपोज लोग कम है, तो इसका मतलब है वाकई इस डिजीज़ का कोई है लिंक उनके दरमियान में। ये ना हो कि वो उस वजह से हो जाए कि इंटरव्यूअर ने ही ठीक डेटा नहीं कलेक्ट किया, इस वजह से एक्सपोजर रेट्स कम आ रहे हैं ना। फिर उसके बाद हम एनालिसिस पे आ जाते हैं। दो मेजर एनालिसिस करेंगे हम, एक्सपोजर रेट्स और एस्टिमेशन ऑफ डिजीज रिस्क। इसमें हम एस्टिमेशन ऑफ डिजीज रिस्क में और रेशियो पढ़ लेते हैं जो हम लोगों ने क्रॉस सेक्शनल स्टडी में स्किप किया था। एक्सपोजर रेट्स पहले मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ फ्रॉम 2x2 टेबल। ये आपके क्रॉस टैब कहलाता है। 2x2 टेबल ये हम लोगों ने क्रॉस सेक्शन में डिस्कस किया हुआ है। अब इसमें यहाँ पे केसेस एंड कंट्रोल्स को लिख दिया। ये आपके सारे केसेस हैं और ये आपके सारे कंट्रोल्स हैं। ये आपके सारे एक्सपोज लोग हैं, ये आपके सारे नॉन एक्सपोज लोग हैं। और आमतौर पे हमारे पास जो केसेस हैं उनका नंबर कम होता है और जो कंट्रोल्स हैं टोटल उनका नंबर ज़्यादा होता है। अब आगे देखते हैं एक्सपोजर रेट्स कैसे निकालते हैं। ये चीज़ आप लोगों ने कंपेयर कर लेनी है क्रॉस सेक्शनल स्टडी के एनालिसिस के साथ, क्योंकि उसके अंदर हम लोगों ने ये जो ABC लिखी हुई है ना नीचे, ये कोई और है उसमें, ठीक है। वो आप लोगों ने इसके बाद वो रिव्यू करना है कि उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, यार एक पेज के ऊपर इकट्ठे साथ साथ लिख लो ये। इसके अंदर जो है ना हम एक्सपोजर रेट्स निकाल रहे हैं। एक्सपोजर रेट्स का मतलब है कि हाउ मेनी पीपल in the case group were exposed and how many people in the control group were exposed। सही है। अब ये अगर हमने निकालना हो तो क्या करेंगे कि केसेस में से कितने लोग एक्सपोज्ड हैं। केसेस टोटल है आपके पास A+C, ठीक है, ये जो नीचे डिनोमिनेटर में लिखा हुआ, ठीक है। रेट है ना, तो इसके अंदर डिनोमिनेटर एक होल होगा और उसमें से न्यूमरेटर आएगा। न्यूमरेटर क्या आएगा, एक्सपोजर, कितने लोग एक्सपोज थे अमंग द केसेस। केसेस सारे ये हैं A+C और इसमें से कितने लोग एक्सपोज थे A।
A ओवर A प्लस C, ये आपका है एक्सपोजर रेट अमंग द केसेस है, यानी कि एक्सपोज लोग कितने थे आउट ऑफ द होल ग्रुप जो डिजीज्ड है। और जो कंट्रोल ग्रुप के अंदर है इसका एक्सपोजर रेट्स, इसका मतलब होता है कि B प्लस डी आपका टोटल है कंट्रोल ग्रुप, और इसमें से B लोग हैं, यानी कि B लोग एक्सपोज थे आउट ऑफ B प्लस डी। इसको नंबर्स के साथ एक दफा देख लेते हैं। नंबर्स के साथ आप लोग देखो, एक्सपोजर रेट अमंग द केसेस एंड एक्सपोजर रेट अमंग द कंट्रोल्स, या आपके पास प्रेजेंस ऑफ डायरिया, ये आपका आउटकम है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एंड ये आपका सस्पेक्टेड वाटर सोर्स जिसका डेटा रेट्रोस्पेक्टिवली लिया गया होगा, ये येस और नो के फॉर्म में है। ठीक है, अब आपने A ओवर A प्लस C किया, यानी कि 78 ओवर 128, एंड देन B ओवर B प्लस D किया 1422 डिवाइडेड बाय 2372। ठीक है, अब जब आप लोग इसकी वैल्यूज निकालोगे ना तो ये पॉइंट्स में आएगी वैल्यू, और हम अगर अपना हाइपोथेसिस हमारा ये है ना कि ये एक्सपोजर आपके आउटकम के साथ रिलेटेड है, तो फिर इसकी वैल्यू ज़्यादा आनी चाहिए और इसकी वैल्यू कम आनी चाहिए, है ना, यानी कि एक्सपोजर रेट कंट्रोल्स में कम होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि ये एक्सपोजर होता है तो डिजीज हो जाती होती है। ठीक है, अब ये देखो, खाली हम ये इस नंबर की बेस पे ये नहीं कह सकते कि ये वाकई जी हमारे एक्सपोजर रेट्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं उसके अंदर और इसमें कम आ गए हैं। हम लोगों ने एक बात की थी पी वैल्यू की, स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस की। हम लोग इस सब के साथ SPSS या कोई भी सॉफ्टवेयर के थ्रू काय स्क्वायर टेस्ट लगाते हैं। इन सच जो हमारे पास पीछे वाला डेटा सेट है ना उसके अंदर काय स्क्वायर टेस्ट लगेगा, और ये कंटिन्यूस वाला अभी फिलहाल रहने दीजिए। काय स्क्वायर टेस्ट हम इसके ऊपर अगर अप्लाई करें और हमारे पास काय स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी और पी वैल्यू भी आ जाएगी। अगर पी वैल्यू लेस देन 0.05 आ जाती है फिर हम कंक्लूड कर सकते हैं, और हमारे पास इसकी वैल्यू ज़्यादा और इसकी वैल्यू कम आ जाती है, फिर हम कह सकते हैं कि जो एक्सपोजर रेट्स अमंग द केसेस हैं वो सिग्निफिकेंटली हायर हैं एज कम्पेयर टू द एक्सपोजर रेट्स अमंग द कंट्रोल ग्रुप्स। ठीक है, फिर हम स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस के साथ उसको जस्टिफाई करेंगे। अभी हम मैनुअली उसको कैलकुलेट नहीं कर रहे, लेकिन हम ये सब चीज़ें भी आपके SPSS में आ सकती हैं, आप कैलकुलेट कर सकते हो। क्रॉस टैब्स की फॉर्म में आपके पास डेटा ये निकाल के दे देता है, आपको परसेंटेजेस भी इसमें निकाल के दे देता है। हम लोग ये स्टेप बाय स्टेप इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आप लोग ये अपने रिसर्च तक याद रखें, और अगर आपको रिसर्च के अंदर इसको दोबारा कंसल्ट करने की ज़रूरत पड़े तो आप ये रिकॉर्डिंग दोबारा सुन लें। ये देखिए कि ये सारा जो है ना ये तो हम मैनुअली भी कर सकते हैं, लेकिन हम मैनुअली आता होगा, उसका कॉन्सेप्ट बैकग्राउंड में पता होगा, तो जो हमें स्टैट्स का बंदा भी करके दे या हमारे सॉफ्टवेयर करके दे हम उसको इंटरप्रेट ठीक तरह कर सकते हैं। ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट ये है अभी फिलहाल, लेकिन आप लोगों ने पेपर के लिए इसको मैनुअली तैयार करना है कि यहाँ तक आप लोगों को खुद आना चाहिए करना। पहली चीज़ हो गई एक्सपोजर रेट्स, दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी रिस्क एस्टिमेशन। रिस्क एस्टिमेशन ये मैंने कहाँ बताया था पीछे आपको, ये एनालिसिस में। एक्सपोजर रेट्स ये डन है, अब हमने रिस्क एस्टिमेशन करनी है। रिस्क एस्टिमेशन आप लोगों ने ना एक तो पिछले वाले लेक्चर में भी ऑड्स रेशियो लिखा हुआ था, उसमें मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था, अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। दूसरा हम लोगों ने ब्रैडफोर्ड हिल क्राइटेरिया में लिखा था कि रिस्क एस्टिमेशन हम करते हैं और जितनी बड़ी वैल्यू होती है उतना ही ज़्यादा स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन होती है। अब उसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करती हूँ ये कैसे है। ऑड्स रेशियो जो है ना, दिस इज अ टाइप ऑफ रेशियो। ऑड्स का मतलब होता है वेदर और नॉट देयर आर चांसेस, लाइकलीहुड को डिटरमिन करने के लिए यूज होता है ये। ऑड्स दैट अ केस वाज एक्सपोज्ड, ये रेशियो है। रेशियो का जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है ना वो एक दूसरे से रेलेवेंट नहीं होता। जैसे आपने जेंडर रेशियो की थी, मेल फीमेल रेशियो, तो मेल और नीचे फीमेल, या रेशियो हम साथ साथ भी लिख देते हैं दरमियान में डॉट्स डाल के। तो ये सिमिलर है उसी तरह। और दैट केस वाज एक्सपोज्ड, इसके अंदर A ओवर C, और दैट कंट्रोल वाज एक्सपोज्ड, इसके अंदर हम लोगों ने करना है कि एक्सपोज्ड और अनएक्सपोज्ड जो कंट्रोल के लोग हैं उनको डिवाइड किया है। ठीक है, कंट्रोल में से कोई एक्सपोज था B ओवर D, और केस में से कोई एक्सपोज था A ओवर C, और ये प्रोपोर्शन है टोटल कि A ओवर C और B ओवर D इन सबको हमने आपस में डिवाइड किया हुआ। ठीक है, अब इसके अंदर ये चीज है कि ऑड्स रेशियो A ओवर C B ओवर D आपस में डिवाइडेड है। जिस वक्त हम लोग A ओवर C को यहाँ पे तो हमने डिवीजन का साइन लगाया ना, यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं ना तो ये रेसिप्रोकेट हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, D ओवर B हो जाता है। ठीक है, अब ऊपर न्यूमरेटर में हमारे पास A और D रह गए और डिनोमिनेटर में C और B रह गए। ठीक है, तो AD
ओवर BC, ये इसका अल्टीमेट फॉर्मूला है ऑड्स रेशो को कैलकुलेट करने के लिए। और AD ओवर BC हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। कैसे? ये वाला कॉलम इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं, B वाला कॉलम C के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर आप लोग जब इसकी वैल्यू फिर एक ही आएगी कि आपने करके ना मल्टीप्लाई, तो फिर इनको आपस में डिवाइड कर देना, लेकिन ये मेक श्योर करिएगा कि ये वाला पहले लिखें, ऊपर लिखें, और ये वाला आप नीचे रखें, यानी कि इससे डिवाइड करना नीचे, और इसकी वैल्यू एक आ जाती है, ठीक है। एक मतलब कि कोई एक नंबर आ जाता है, पॉइंट्स में भी आ सकता है। ये वाली एग्जांपल अगर आप सॉल्व करें तो ऑड्स रेशो इसके अंदर हम डायरेक्टली अगर करने की कोशिश करें 78 को 950 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने आपको पीछे डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला सिखा दिया, आप लोग उसके थ्रू भी कर सकते हो, लॉन्ग स्टेप के थ्रू, और डायरेक्टली भी कर सकते हो। लेकिन आप लोगों को ये इसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि इसको AD और BC क्यों कहते हैं, या इसको क्रॉस प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन क्यों कहते हैं, ठीक है। 1422 मल्टीप्लाई बाय 50, और इन दोनों को आपस में डिवाइड करना है। सुबह वाली क्लास के बच्चे कह रहे थे कि इसका आंसर 1 पॉइंट समथिंग आता है, तो इसका मतलब ये है, और रेशियो जो है ना 1 के करीब आ जाए ना, तो इसका मतलब होता है कि आपका जो रिलेशनशिप है ना बिटवीन द एक्सपोजर एंड द आउटकम, वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। और देखो, जब रेशियो की वैल्यू 1 तब आती है, जैसे मेल टू फीमेल रेशियो अगर 1 आ जाता है, इसका मतलब है 1 on 1 आ जाए ना, तो इसका मतलब है कि एक मेल है और एक फीमेल है, यानी कि इक्वल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स हैं। अगर इस केस में आपकी रेशियोज की वैल्यू सेम आ जाती है ना, या 1 आ जाती है ना टोटल, तो इसका मतलब यह है कि एक्सपोज लोगों में भी ऑड्स ऑफ गेटिंग द डिजीज उतने ही थे जितने नॉन एक्सपोज लोगों में उस डिजीज को लेने के चांसेस थे, ठीक है। या इसको सॉरी ऑपोजिट वे में आप लें कि केसेस में भी उतने ही चांसेस थे कि वो एक्सपोज था, और कंट्रोल्स में भी उतने ही चांसेस थे कि वो एक्सपोज था, ठीक है। ऑड्स जो है ना, ऑड्स दैट अ केस वाज एक्सपोज, ये भी इतने ही है, और ऑड्स दैट अ कंट्रोल वाज एक्सपोज, ये भी उतने ही है। तो इसका मतलब हुआ कि इन दोनों के दरमियान में, इस एक्सपोजर और आउटकम के दरमियान में रिलेशनशिप नहीं है। जितनी ज्यादा बड़ी वैल्यू आती जाती है ना इसकी, अगर फॉर एग्जांपल 2 वैल्यू आ गई है ऑड्स रेशो की, तो हम कहते हैं कि एक्सपोज पीपल के अंदर जो रिस्क ऑफ द डिजीज है ना, वो ट्वाइस है एज कंपेयर टू दोज हु आर नॉट एक्सपोज्ड। सही है ना, यानी कि जितनी ज्यादा बड़ी वैल्यू आती है उतने टाइम्स लाइक्लीहुड इंक्रीज होती जाती है, सही है। तो और ऑड्स रेशो के साथ भी वैसे P वैल्यू देखते हैं, लेकिन हम उसके ऊपर नहीं जाते। फिर जो दो मेन हम लोगों ने इंटरप्रिटेशंस की हैं एक्सपोजर रेट्स की और हमारी ऑड्स रेशो की। एक्सपोजर रेट्स के अंदर हम लोग देखेंगे कि एक्सपोज पीपल में कितने लोग, सॉरी केस में कितने लोग एक्सपोज थे, और ऑड्स रेशो जो है ना उसकी वैल्यू एग्जैक्टली मैं बता देती है कि कितने टाइम्स इंक्रीज रिस्क है ऑफ द डिजीज इन द एक्सपोज वर्सेस द नॉन एक्सपोज। अब इसके अलावा जी बायसेस के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूं। कंफाउंडर इसमें हो सकते हैं अगर मैचिंग ठीक ना हो तो। रिकॉल बायस हो सकती है, क्यों? क्योंकि इसमें रिट्रोस्पेक्टिव मेथड से ही डेटा कलेक्ट होना है। सिलेक्शन बायस हो सकती है बिकॉज इफ वी हैव नॉट डिफाइंड द क्राइटेरिया और केसेस की जगह कंट्रोल में हम एक पर्सन को डाले जा रहे हैं। बक्सोनियंस बायस भी हम लोगों ने डिफाइन कर दी थी कि अगर आपके कंट्रोल ग्रुप जो है ना वो सही तरह डिफाइन ना हो और उनके अंदर कोई बैकग्राउंड ऐसे फैक्टर्स भी इंक्लूडेड हो, और उन लोगों को हमने ले लिया है कंट्रोल ग्रुप में, हालांकि वो कंट्रोल ग्रुप में बनते नहीं थे एलिजिबल। और इंटरव्यूअर्स बायस का मतलब होता है कि आपने इन डेप्थ डाटा केसेस से तो ले लिया, कंट्रोल से नहीं लिया, या ऑपोजिट वे में भी हो सकता है, सही है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस में से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ। केस कंट्रोल स्टडी जो है ना, ये रेयर डिजीजेस के लिए की जा सकती है। हमने पीछे किया कि अगर कम भी हों केसेस तो हम कर सकते हैं। क्रॉनिक डिजीजेस के लिए ज़्यादा एफिशिएंट है, क्यों? क्योंकि डिजीजेस हो चुकी हैं। क्रॉस सेक्शनल में भी हमने किया था कि डिजीज जब हो जाती है और उसका केस फेटेलिटी रेट यानी कि मोर्टेलिटी रेट कम होता है ना, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हमें सर्वे में ज़्यादा लोग उस डिजीज़ के मिल जाएंगे। इसी तरह केस कंट्रोल स्टडी में भी चूंकि डिजीज़ हो चुकी है और उसके बाद हम पता नहीं कितने अर्से बाद ये स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं, तो वो डिजीज़ जो क्रॉनिकली चलती हैं ज़्यादा देर के लिए, उसमें केसेस के मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो ये एफिशिएंट है उनके लिए। कंट्रोल सॉरी टेंड टू रिक्वायर स्मॉलर सैम्पल साइज, ठीक है, यानी एज कम्पेयर टू क्रॉस सेक्शनल इसका सैम्पल साइज कम हो सकता है। लेस एक्सपेंसिव है, ठीक है, एज कम्पेयर टू द एक्सपेरिमेंटल डिजाइन और कोहॉर्ट डिजाइन, ये लेस एक्सपेंसिव है और ये जल्दी कंडक्ट हो सकती है, फॉलोअप नहीं है ना इसमें। रिस्क ऑफ डिजीज कैन नॉट बी एस्टिमेटेड डायरेक्टली, ये ऑब्वियसली इसका डिसएडवांटेज है। और रेशियो तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन हमने एक रिलेटिव रिस्क की टर्म करनी है, वो हम कोहॉर्ट में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।
वो उसमें हम रिस्क ऑफ डिजीज जो है ना वो डायरेक्टली कर सकते हैं। हमने इसमें डिजीज हो चुकी हुई है ना, रिस्क हम नहीं कर सकते। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि टेम्पोरल रिलेशनशिप इसमें हम एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि डेटा हम लोगों ने दोनों का कलेक्ट कर लिया, दोनों का उस टाइम पे कलेक्ट किया जब वो दोनों चीजें हो चुकी थी। अब हमें ये नहीं पता कि कौन सी चीज पहले आई थी कौन सी बाद में आई थी। हम वैसे तो डिफाइन कर रहे हैं कि केसेस और कंट्रोल्स को अलग ले लिया, और फिर हम लोगों ने उनसे एक्सपोजर का भी डेटा ले लिया और नॉन एक्सपोजर का भी डेटा ले लिया। लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो डिजीज पहले हुई थी या एक्सपोजर पहले हुआ था। टेम्पोरल रिलेशनशिप इसमें भी नहीं हम इस्टेब्लिश कर सकते। रेयर एक्सपोजर्स के लिए ये डिफिकल्ट हो जाती है करनी। क्यों? क्योंकि हमें डेटा ही नहीं मिलेगा, हम उनसे पूछते जाएंगे, हम सारे केसेस से पूछ लिया, उन सब वो भी सब एक्सपोज नहीं है, कंट्रोल्स भी पूछ लिया वो भी सब एक्सपोज नहीं है। एक्सपोजर अगर बहुत रेयर हो उस केसेस में ये सही नहीं रहती है। उस केस में हम कोहॉर्ट डिजाइन करते हैं, वो जब आप वो करोगे तो ज्यादा अच्छा समझ आएगा। आप ये ऑपोजिट है, रेयर डिजीजेस के लिए ठीक है पर रेयर एक्सपोजर्स के लिए ठीक नहीं है। मोर ससेप्टेबल टू सिलेक्शन बायस, या आपको मैं डिफाइन कर चुकी हूँ। इन्फॉर्मेशन एक्सपोजर में भी लेस एक्यूरेट देन दैट अवेलेबल इन द अल्टरनेट। इन्फॉर्मेशन एक्सपोजर मतलब हम लोग रिट्रोस्पेक्टिव मेथड से जो ले रहे हैं ना, तो उसकी बायसेस ऑब्वियसली इसमें इंट्रोड्यूस हो जाती हैं। अगर हम लोगों ने प्रोस्पेक्टिव मेथड से लेना हो, वो हमारे प्रोस्पेक्टिव डिजाइन में ऑब्वियसली आएगा, तो उसमें एक्सपोजर की इन्फॉर्मेशन ज़्यादा अच्छी मिल सकती है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट केस कंट्रोल स्टडी डिज़ाइन। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गई है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।